हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है बेशरम बहू। रीमा दौड़ी दौड़ी बदहवास सी शर्मिला जी के कमरे में आई। शर्मिला जी उस समय अपना पसंदीदा टीवी सीरियल देख रही थी। तभी रीमा उनसे बोली, माँ जी, वंदना की तबीयत अचानक से खराब हो गई। वो अपने कमरे में बेहोश होकर गिर गई है। आप आकर देखिए तो जरा। ये सुनकर शर्मिला जी भी रीमा के पीछे पीछे वंदना के कमरे में आई। देखा तो वंदना नीचे फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसे इस तरह देखकर उर्मिला जी रीमा से बोली, बड़ी बहू, जरा मदद कर तो, इसे पलंग पर लिटा देते हैं। रीमा और शर्मिला जी ने सहारा देकर वंदना को उठाया और पलंग पर लिटा दिया। इतने में ऑफिस से बेटा मोहित भी आ गया। बाहर का दरवाजा खुला हुआ था और कोई घर में नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो सीधे अपने कमरे में ही आ गया। उन दोनों को कमरे में वंदना के पास देखकर बोला, क्या हुआ माँ, क्या हो गया वंदना को? उसकी बात सुनकर शर्मिला जी ने तिरछी नजरों से मोहित को देखा और कहा, कुछ नहीं हुआ है, बस बेहोश हो गई है। उनकी बात सुनकर मोहित थोड़ा परेशान होते हुए बोला, पर ऐसे कैसे बेहोश हो गई? मैं इसे अभी डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। कहता हुआ मोहित वंदना के पास आया, लेकिन तभी शर्मिला जी ने उसे रोक दिया। अरे, बेहोश ही तो हुई है, ऐसे क्या बावरा हुए जा रहा है कि ये भी ध्यान नहीं रहा कि तेरी माँ और भाभी खड़ी हुई है। गर्मी के कारण बेहोश हो गई होगी। तू जा बाहर। मोहित की वैसे हिम्मत तो नहीं हो रही थी, पर फिर भी हिम्मत जुटाकर बोला, पर माँ, एक बार डॉक्टर को। ये सुनते ही शर्मिला जी आग बबूला हो गई। तो अपने काम से मतलब रख, मर्द की तरह चुपचाप बाहर बैठ। यहाँ औरतों के बीच में तेरा क्या काम है? देख रहे हैं ना हम लोग इसे, तेरी ही पत्नी अनोखी है क्या? अपनी माँ की डांट सुनकर मोहित चुप हो गया और बाहर आ गया। आजकल के बच्चों ने तो शर्म लिहाज बेच खाई है। माँ के सामने बस पत्नी 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 बड़बड़ाती हुई शर्मिला जी रीमा से बोली, तो यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जाकर एक गिलास ठंडा पानी लेकर आ और अपना घूंघट सही कर। यहाँ सास और देवर के सामने उखाड़ चचेरे खड़ी हुई है, शर्म नहीं आ रही तुझे? रीमा को कहते हुए शर्मिला जी ने पलंग पर लेटी हुई छोटी बहू वंदना का भी घूंघट मुंह तक खींच दिया। रीमा अपना घूंघट सही करती हुई रसोई में गई और ठंडा पानी लाकर शर्मिला जी को दिया, जिसे उन्होंने वंदना को पिलाया। आखिर जब वंदना को थोड़ी तसल्ली आ गई तो उसके बाद शर्मिला जी उसे कमरे में ही छोड़कर रीमा को खाना बनाने का बोलकर अपने कमरे में आकर टीवी देखने लगी। शर्मिला जी के जाने के बाद मोहित कमरे में आया, तब वंदना उसे ऐसे देख रही थी जैसे पूछ रही हो, मेरी परवाह करने की जिम्मेदारी इस घर में किसकी है? पर मोहित नजरें झुकाकर चुपचाप बैठ गया, पर उसने एक शब्द नहीं कहा। ये देखकर वंदना को गुस्सा आ रहा था। तभी बाहर से घर के मुखिया गजानंद जी की आवाज आई तो मोहित उठकर बाहर आ गया। बाहर आया तो शर्मिला जी उसे गुस्से से घूर रही थी। ये देखकर मोहित चुपचाप घर के बाहर ही निकल गए। इस घर के बड़े अजीब नियम थे जो शर्मिला जी ने खुद बनाए थे। बहुएं हमेशा घूंघट में ही रहती थी, जबकि उनके पूरे खानदान में कोई बहू घूंघट नहीं करती थी। खुद शर्मिला जी ने भी कभी घूंघट नहीं किया था। यहाँ तक कि पति पत्नी एक साथ कमरे में सिर्फ रात को ही जा सकते थे। दिन में उन्हें एक साथ कमरे में रहने की इजाज़त नहीं थी। ना ही घर के बड़ों के सामने वो लोग आपस में बोल सकते थे, तो बाहर तो जाना ही दूर की बात है। इसी कारण उन्होंने मोहित से वंदना को डॉक्टर के पास ले जाने नहीं दिया। बड़ी बहू रीमा तो अपने पति और बच्चों के साथ बाहर रहती है और यहाँ साल में 2-3 बार 10-15 दिन के लिए आती है। अब इतने से दिनों के लिए आती है तो क्या कुछ कहना, बस तब तक वो ये सब झेलती है। लेकिन छोटी बहू वंदना अभी 3 महीने पहले ही ब्याह कर आई थी। उसे तो यहीं रहना था। उसे ये नियम बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। अपने ही पति से बात करना हो तो भला रात तक का इंतजार करना, उसे ये नियम तो समझ ही नहीं आता था। अभी सब लोग खाना खाकर उठे ही थे कि इतने में रीमा वंदना को खाना खाने के लिए बुलाने कमरे में गई तो उसने देखा कि वंदना की तबीयत अभी भी खराब थी। अब इतने लोगों के बीच में जाकर वो कैसे बोले? ये तो इस घर के नियम के खिलाफ था। इसलिए उस कमरे में जब उसका 7 वर्षीय बेटा भुवन आया तब उसने कहा, बेटा जाकर दादी को बोल कि चाची की तबीयत खराब है। भुवन बाहर आया और शर्मिला जी से बोला, पर शर्मिला जी वहाँ से उठी तक नहीं। ये देखकर गजानंद जी बोले, अरे, छोटी बहू की तबीयत खराब है और तुम यहीं बैठी हो, जाकर देखो तो सही। अरे, कुछ नहीं हुआ है जी, उसे शाम से ही चक्कर आ रहे हैं। अब गर्मी का मौसम है और ये आजकल की लड़कियां छुई मुई बनी बैठी रहती हैं, थोड़ा आराम करेंगी तो ठीक हो जाएगी। शर्मिला जी ने बेफिक्री से कहा तो गजानंद जी बोले,
शाम से तबीयत खराब थी लेकिन अभी तक डॉक्टर को नहीं दिखाया तुम लोगों ने, ये कैसी लापरवाही। और मोहित तो आ गया था ना शाम को, फिर क्यों नहीं भेजा डॉक्टर के पास? अरे ऐसे कैसे मोहित के साथ भेज देती, कार तो घर पे थी ही नहीं, आप और सुजीत ले गए थे। शर्मिला जी ने अपना ही बहाना बनाया। तब गजानंद जी बोले, अरे कार हम लोग ले गए थे तो मोहित के पास बाइक तो थी ना, वो बाइक से बहू को लेकर नहीं जा सकता था, और बाइक से ना सही कैब से चला जाता, पर दिखाकर तो लाते। कैसी बात कर रहे हो, भला मोहित बहू को बाइक पर कैसे लेकर जाता? हाय राम, इतने लोगों के सामने अपनी बीवी को बाइक पर ले जाते, अच्छा लगता है क्या? शर्मिला जी अपने ही रो में सारी बातें बोले जा रही थी और ये बातें अंदर कमरे में रीमा और वंदना तक को सुनाई दे रही थी। उनकी बात सुनकर गजानंद जी को गुस्सा आ गया। वो मोहित से बोले, मोहित ये कार की चाबी ले और चुपचाप बहू को डॉक्टर को दिखा ला, वो बच्ची बेवजह परेशान हो रही है। गजानंद जी की बात सुनकर मोहित ने एक बार शर्मिला जी की तरफ देखा तो गजानंद जी बोले, तुझे मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? चुपचाप जा, तेरी माँ के चक्कर में वो बच्ची रात भर क्या परेशान होती रहेगी। आखिर गजानंद जी की बात मानकर मोहित ने कार की चाबी उठाई और अंदर जाकर वंदना को चलने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद वंदना को लेकर मोहित घर से रवाना हो गया। जब डॉक्टर के पास पहुंचा तो पता चला कि वंदना का बीपी लो हो चुका था, इस कारण उसे परेशानी हो रही थी। आखिर उसे ड्रिप चढ़ाया गया, तब जाकर वंदना की तबीयत थोड़ी ठीक हुई। घर आते समय भी पूरे रास्ते वंदना ने मोहित से कोई बात नहीं की। घर आए तो शर्मिला जी गुस्से में भरी बैठी थी पर कुछ बोली नहीं। वंदना सीधे अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे शर्मिला जी भी आ गई और अपनी भड़ास उस पर निकाल आई। मना नहीं कर सकती थी जाने के लिए, यहाँ ससुर जी ने कह दिया और बहू तैयार हो गई अपने पति के साथ घूमने के लिए। बिल्कुल शर्म नहीं है, बेशरम की तरह घूमते फिरते हो, घर की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। वंदना को उस समय बिल्कुल भी मूड नहीं था कुछ कहने का, इसलिए वो चुप रही। शर्मिला जी अपने आप ही बोलकर बाहर आ गई। वंदना चुपचाप सो गई। दूसरे दिन भी सुबह सब कुछ पहले जैसा ही था। घर की बड़ी बहू रीमा अपने लंबे से घूंघट में खुद को छुपाए फटाफट रोटियां सेकती हुई खाना परोस रही थी, लेकिन खाना किसी की थाली में नहीं बल्कि सासू माँ शर्मिला जी के हाथ में पकड़ा रही थी। जबकि घर के तीनों पुरुष ससुर गजानंद जी, बड़ा बेटा सुजीत और छोटा बेटा मोहित नाश्ता कर रहे थे। दोनों पोते अपना नाश्ता कर बाहर आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रहे थे। अभी घर में सब लोग नाश्ता कर ही रहे थे कि इतने में वंदना सिर पर पल्लू लिए बिना घूंघट के अपना सामान पैक कर बाहर आई। अपनी नई बहू को इस तरह सामान के साथ देखकर शर्मिला जी बोली, छोटी बहू तुझे बिल्कुल भी लाज शर्म नहीं है तुझमें? यहाँ तेरे ससुर जी और जेठ बैठे हुए हैं और तू बिना घूंघट के ही बाहर आ गई। तुझे पता है ना कि हमारे घर में घूंघट जरूरी है, और ये सामान बांध कर बिना बताए कहाँ जा रही हो तुम? वंदना ने बिना किसी लाग लपेट के कहा, माँ जी मैं अपने मायके जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर शर्मिला जी के तेवर थोड़े सख्त हो गए। वो वंदना से बोली, मायके जा रही हो? एक बार भी हमसे पूछना ठीक नहीं समझा तुमने? क्या ये एक बहू के लक्षण होते हैं? तेरे मायके में बहुएं ऐसा करती हैं क्या? अभी तक तो काम के नाम पर तेरी तबीयत खराब थी और अब मायके जाने के लिए तबीयत ठीक हो गई। इसमें पूछना क्या है माँ जी, बता तो रही हूँ कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, बस अभी कैब आती होगी, वंदना ने शांति पूर्वक से कहा। उसकी बात सुनकर घर के बाकी के सदस्यों के भी हाथ रुक गए, जबकि बड़ी बहू रीमा खाना परोसते परोसते वहीं रुक गई। अब तो शर्मिला के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा था। उन्होंने थोड़ी सख्ती के साथ वंदना से कहा, एक तो बिना पूछे तुम मायके जा रही हो, ऊपर से कैब से अकेली जा रही हो, अपने घर से किसी को बुलाया भी नहीं तुमने। क्या ये संस्कार है तुम्हारे? यहाँ तक कि तुम्हारे माता पिता ने भी हमसे नहीं पूछा तुम्हें भेजने के लिए। हमारे यहाँ बहुएं ऐसे मायके नहीं जाती। इस बारे में तो मुझे तुम्हारे माता पिता से ही बात करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल कीजिए, अब उन्हीं से बात कीजिएगा, क्योंकि अब जब तक निर्णय नहीं निकलेगा मैं इस घर में लौट कर भी नहीं आऊँगी। वंदना की बात सुनते ही अब तो घर के बाकी सभी सदस्यों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। इतने में मोहित उठकर खड़ा हुआ और उसके पास आते हुए कुछ बोलने को हुआ तो वंदना ने हाथ दिखाकर उसे चुप करा दिया। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये इस घर का रिवाज है कि पति घर के सभी सदस्यों के सामने अपनी पत्नी से बात तक नहीं करता, और आप तो मेरे पास आकर खड़े हो गए। मोहित के कुछ बोलने से पहले ही शर्मिला जी बोली, चुप कर छोटी बहू, यहाँ हम सब लोग बैठे हुए हैं तो उससे कैसे बात कर रही है? वो पति है तेरा, यूँ सबके सामने पति से
बस कीजिए माँ जी, ये सबके सामने अपने पति से बात नहीं करते। ये बात मेरी 3 महीने की शादी में आप 200 बार बोल चुकी हैं। पता नहीं फेरों में आपने कैसे बैठने दिया था अपने बेटे को, वो भी इतने लोगों के सामने। भला ये कैसा पति पत्नी का रिश्ता जो एक कमरे तक सीमित होकर रह गया है। मैं अपने पति से अपनी परेशानी भी नहीं कह सकती, यहाँ तक कि मेरा पति भी मेरी परेशानी में मेरा साथ नहीं दे सकता। वंदना ने झुंझला कर कहा। इतने में बाहर कैब आ गई। वंदना बाहर निकलने लगी तो ससुर गजानन जी उसे रोकते हुए बोले, छोटी बहू, एक बार मेरे कहने पर तुम रुक जाओ। पहले समस्या का निवारण घर में ही निकले तो बेहतर है, क्योंकि बात अगर बाहर चली गई तो फिर बहुत बदनामी हो जाएगी। ऊपर से तुम्हारे माता पिता भी परेशान होंगे, वो अलग। आज पहली बार गजानंद जी ने अपनी बहू से बात की थी। ये देखकर वंदना के पैर वहीं ठिठक गए और वो वहीं रुक गई। ये देखकर मोहित बाहर कैब वाले को जाने के लिए कहे आया। इतने में गजानंद जी ने वंदना को अंदर जाने के लिए कहा, छोटी बहू तुम अपने कमरे में जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तब तक मैं बाकी लोगों से बात करना चाहता हूँ। वंदना अपने सामान के साथ अंदर चली गई। वहीं रीमा भी रसोई में वापस आ गई। इतने में शर्मिला जी गजानंद जी से बोली, आप उस महारानी से इतनी शांतिपूर्वक कैसे बात कर सकते हो? 2 डांट लगाते अच्छे से तो सारी हेकड़े निकल जाती। गजानंद जी ने शर्मिला जी की तरफ देखा और कहा, चुप करो, तुम कुछ भी बोले जा रही हो। अपने ही बेटे का घर बिगाड़ने में तुली हुई हो। कहाँ कहाँ से तुम्हारे दिमाग में नए नए फितूर सूझते हैं। तुमने तो कभी ऐसे नियम निभाए नहीं। बहुओं के लिए कहाँ से सोच कर लाती हो इतना? अरे तुम बहू को डांटने की जगह मुझे डांट रहे हो और उसे माथे पर चढ़ा रहे हो। देखो, ससुराल के अपने नियम होते हैं और वो तो सभी को मानने पड़ेंगे। बड़ी बहू भी तो कर रही है इतने सालों से, तब तो आपको परेशानी नहीं हुई। शर्मिला जी ने तुनकते हुए कहा। उनकी बात सुनकर गजानंद जी बोले, बड़ी बहू बाहर रहती है, साल में कुछ दिनों के लिए आती है, इसलिए तुम्हारी ये सारे उटपटांग नियम का मान जाती है। वंदना को यहीं रहना है क्योंकि मोहित का काम यहीं पर है, तो ऐसे घुटन भरे माहौल वो कैसे खुश रह पाएगी। देखो, मैं कुछ नहीं जानती, ये नियम तो मानने ही पड़ेंगे। अब तो शर्मिला जी अपनी जिद पर आ चुकी थी। यह देखकर गजानंद जी बोले, ठीक है, ये नियम यूं ही चलते रहेंगे। आखिर घर में सभी की खुशी मायने रखती है, तो इस नियम को मैं तोड़ने को नहीं कहूँगा। पर अब मोहित इस घर में नहीं रहेगा। दोनों पति पत्नी को आज ही हम किसी और जगह पर सेट कर देते हैं, ताकि बहू भी खुश रह पाए। उनकी बात सुनकर शर्मिला जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। आखिर छोटी बहू भी चली जाएगी तो घर का सारा काम तो उन्हीं को करना पड़ेगा, और फिर घर में बैठी बैठी नियम किसके लिए बनाएंगी? तो वो गजानंद जी को समझाते हुए बोली, ये कैसे बात कर रहे हो आप? अपना ही घर तोड़ने की बात कर रहे हो? 2-2 बेटा बहुओं के होते क्या हम अकेले रहेंगे? घर तोड़ने की बात तो तुम करो ही मत, क्योंकि तुमने कभी घर जोड़ने की बात की ही नहीं। तो फिर यही आखिरी रास्ता यही है कि तुम तुम्हारे नियमों के साथ घर में रहो और उन लोगों को अलग खुश रहने दो, क्योंकि मैं अपने घर में 5 लोगों की पंचायत नहीं बिठाना चाहता, जो कल को हमारे घर में बैठकर हमारी किस्मत का फैसला करे कि बेटे बहू एक साथ रहेंगे या अलग। उससे पहले मैं ही अपने बेटे बहू को अलग घर में रहने के लिए कह देता हूँ। गजानंद जी का कड़ा रुख देखकर शर्मिला जी ने झुकने में ही भलाई समझी, पर फिर भी अकड़ के साथ बोली, ठीक है, जिसे जो करना है करे। बेटे बहू अलग हो जाएंगे तो दुनिया हंसेगी, इस कारण हाँ कर रही हूँ, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं। शर्मिला जी ने अपना मुंह फुलाकर कहा और अपने कमरे में चली गई। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। गजानंद जी ने धीरे से कहा तो सुजीत और मोहित ने सुन लिया, तो दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये देखकर गजानंद जी बोले, बेटा, कभी खुद की पत्नी के लिए भी बोलना सीखो। हर बार पापा नहीं बोलेगा तुम्हारा। आखिर गजानंद जी की समझदारी से समस्या का निवारण निकल गया। ये अलग बात है कि सास की अकड़ तो अभी तक गई नहीं, पर कोई बात नहीं, नियमों में तो बदलाव हुआ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।